नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं शिप स्टेबिलिटी चैप्टर 5 इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन ड्राफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इसमें तीन टर्म है। एक है डेंसिटी, दूसरा है ड्राफ्ट, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। अब ये चैप्टर बात करता है यदि डेंसिटी चेंज कर दें तो ड्राफ्ट और डिस्प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ेगा। दैट मीन्स यदि डेंसिटी चेंज करेंगे तो ड्राफ्ट कितना चेंज होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज होगा। इसका पूरा डिटेल इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिप बराबर क्या होता है, अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। हम मान लेते हैं हमारा शिप जो है बॉक्स शेप वेसल है। हम मान लेते हैं हमारा शिप बॉक्स शेप वेसल है। इसका ड्राफ्ट जो है डी है, इसका ड्राफ्ट डी मीटर है। तो अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ड्राफ्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ड्राफ्ट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, ड्राफ्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी तीनों टर्म का रिलेशन को पढ़ना है। अब देखिए, यदि हम डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट कर दें, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, ये चेंज नहीं होगा जहाज का, तो वैसी अवस्था में यदि जहाज का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो और लेंथ एंड ब्रेथ तो जहाज का फिक्स रहेगा, तो वैसी अवस्था में यदि डेंसिटी चेंज होगा तो जहाज का ड्राफ्ट भी चेंज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यदि डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है तो इक्वेशन के हिसाब से, और ये कांस्टेंट है, तो ड्राफ्ट को डिक्रीज होना होगा, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन दोनों को इक्वल करने के लिए ये हमारा कांस्टेंट है। और डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो जा रहा है तो ड्राफ्ट डिक्रीज होगा, तभी तो इंटू मल्टीप्लाई करके ये कांस्टेंट के कांस्टेंट होगा। और यदि डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है तो ड्राफ्ट जरूरी है कि इसको इंक्रीज होना होगा। एक रिलेशन ये है और दूसरा रिलेशन ये है। अतः यदि शिप मूव कर रहा है और चलते चलते यदि डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज हो जाता है, जो पानी में ये मूव कर रहा है उस पानी का डेंसिटी चेंज हो जाता है, तो जहाज का ड्राफ्ट भी चेंज होगा। और चेंज किस प्रकार होगा, यदि डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, पहले जो वाटर में फ्लोट कर रहा था उसके बाद जो वाटर आया उसका डेंसिटी यदि बढ़ जाएगा तो ड्राफ्ट जो है क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि चलते चलते डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो ड्राफ्ट ऑफ वेसल जो है, शिप का ड्राफ्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स यदि डिस्प्लेसमेंट जहाज का कांस्टेंट है तो ड्राफ्ट एंड डेंसिटी दोनों इनवर्सली एक दूसरा से कनेक्टेड है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई शिप है जिसका डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन है, यह शिप पहले साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा था, पहले साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा था, और ये मूव करते करते जब ये शोर किनारे आया तो किसी रिवर में गया जहां वहां पर वो फ्रेश वाटर था। शिप मूव करते करते साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में चला गया। अब शिप साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में गया है और इसके बीच में कोई कार्गो डिस्चार्जिंग, कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं की गई है और शिप पे किसी तरह का कोई वेट लॉस नहीं हुआ है, तो जहाज का डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन ये तो कांस्टेंट रहेगा। हम साल्ट वाटर में अंडर वाटर वॉल्यूम निकालें तो हमें ये कैसे मिलेगा, 10,000 टन डिवाइडेड बाय 1.025
यदि इसको आप डिवीजन कीजिएगा तो ये 9756 मीटर क्यूब आएगा। अंडर वाटर वॉल्यूम, जहाज का अंडर वाटर वॉल्यूम 9756 मीटर क्यूब आएगा। यही शिप जो है फ्रेश वाटर में चला गया, फ्रेश वाटर में गया है, वहां भी डिस्प्लेसमेंट कितना है 10,000 टन, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। तो यहाँ अंडर वाटर वॉल्यूम कितना होगा, अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप 10,000 टन डिवाइडेड बाय 1.0, जो कि इसका डेंसिटी फ्रेश वाटर का 1 होता है। तो अंडर वाटर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 10,000 मीटर क्यूब। अब शिप का अंडर वाटर वॉल्यूम साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाने पर इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया तो जहाज का लेंथ एंड ब्रेथ तो फिक्स था, तो ये इंक्रीज कैसे होगा, जहाज यहां से साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में मूव किया और उसका ड्राफ्ट जो है वो इंक्रीज हो गया। अंडर वाटर हाइट जो था जहाज का वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण अंडर वाटर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब एग्जांपल से अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया डेंसिटी एंड ड्राफ्ट जो है एक दूसरा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि डेंसिटी इंक्रीज होगा तो ड्राफ्ट डिक्रीज होगा, यदि डेंसिटी डिक्रीज होगा तो ड्राफ्ट जो है इंक्रीज होगा। ये एक दूसरा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये यहां सिद्ध होता है। अब साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में गया, क्या हुआ, डेंसिटी जो है डिक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हुआ तो अंडर वाटर वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अंडर वाटर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है, ड्राफ्ट उसका इंक्रीज हुआ। अंडर वाटर हाइट जो है वो उसका इंक्रीज हुआ होगा। अभी अच्छे से ये समझ गए होंगे। और तब अब हम कह सकते हैं कि जब शिप साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है तब उसका ड्राफ्ट जो है इंक्रीज कर जाता है, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और यदि शिप फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर की ओर जाएगा तो इसका ड्राफ्ट जो है वो डिक्रीज करेगा। अतः जब भी वॉयज प्लानिंग किया जाता है, जहाज जो है किस किस रास्ते से गुजरेगी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचने के पहले, तो जहाज का जो सेकेंड अफसर होते हैं वो पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि वो रास्ते में वाटर का डेंसिटी हमें कितना कितना मिलेगा और उसी के हिसाब से चीफ अफसर जो है अपना जहाज का अंडर किल क्लियरेंस डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई शिप साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की ओर मूव कर रहा है, कोई शिप है, मान लेते हैं बॉक्स से वेसल है, ये जो है अभी साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है और ये साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की ओर जा रहा है। यदि इस अभी जो है इस जहाज का यूकेसी 1 मीटर है, मतलब जहाज का जो कील है और सी का बॉटम है उसके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस बचा है। यदि हम मान लें कि जहाज साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाएगा तो जहाज का ड्राफ्ट जो है 1 मीटर बढ़ जाएगा, ड्राफ्ट 1 मीटर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जहाज जो है डेंसिटी उसका घट रहा है, डेंसिटी घट रहा है मतलब उसका क्या होगा, ड्राफ्ट बढ़ेगा। हम मान लेते हैं ड्राफ्ट 1 मीटर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ता है उसके लिए भी कैलकुलेशन है, मैं आपको समझाऊंगा। यदि यहाँ पर मान लेते हैं 1 मीटर जहाज का ड्राफ्ट बढ़ गया, जहाज 1 मीटर बढ़ जाएगा और अभी प्रेजेंटली जहाज का यूकेसी 1 मीटर था, सी का बॉटम जहाज के जो निचला पेंदी है उसके बीच में क्लियरेंस मात्र 1 ही मीटर है। जहाज चलते 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 यहाँ पहुंचा, जैसे ही फ्रेश वाटर में पहुंचेगा उसका ड्राफ्ट जो है 1 मीटर बढ़ जाएगा और 1 मीटर बढ़ जाएगा तो इस सी का जो बॉटम है, बॉटम से जहाज का बॉटम रगड़ा जाएगा और ये शिप जो है गति में रहेगा, जिसके कारण जो है ये बॉटम जो है फट जाएगा, यहाँ से रप्चर हो जाएगा और पानी इसमें घुस जाएगी सारे शिप में, जिसके कारण शिप डूब सकती है, जहाज जो है कैप्साइज हो सकती है। अतः हमें यह थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, खासकर सेकेंड अफसर और जो चीफ अफसर हैं उनके लिए, ताकि हम जब वॉयज बनाएं, जहाज का जो वॉयज प्लानिंग करें, पैसेज प्लानिंग जो हम करें, तो जहाज ऐसे पैसेज में कोई ऐसा रास्ता में नहीं आना चाहिए जिससे जहाज को खतरा हो। अब इसका प्रैक्टिकल यूज आप समझ गए होंगे। जैसे अभी हमने जाना कि जब शिप साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाएगा तो उसका ड्राफ्ट जो है वह इंक्रीज करता है।
सिमिलरली जो है जब शिप फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में जाएगा तो उसका ड्राफ्ट जो है वह डिक्रीज करता है, और ये दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। यदि कोई शिप साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में गया और उसका ड्राफ्ट मान लीजिए 1 मीटर इंक्रीज कर गया, और यदि वही शिप सेम ही डिस्प्लेसमेंट पर, कंडीशन सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए, सेम ही कंडीशन में फिर फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में जाएगा तो 1 मीटर उसका ड्राफ्ट जो है डिक्रीज हो जाएगा, मतलब शिप जो है 1 मीटर ऊपर उठ जाएगी। जब शिप साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है तो उसका ड्राफ्ट इंक्रीज होता है, जब फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में आता है तब उसका ड्राफ्ट डिक्रीज होता है। और इसी को इंक्रीज इन ड्राफ्ट या डिक्रीज इन ड्राफ्ट व्हेन शिप गोइंग फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर टू साल्ट वाटर रिस्पेक्टिवली इज नोन एज फ्रेश वाटर अलाउंस। जब जहाज साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाएगा तो ड्राफ्ट इंक्रीज होगा, और जब फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में जाएगा तो ड्राफ्ट डिक्रीज होगा, उसी को फ्रेश वाटर अलाउंस कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इंक्रीज इन ड्राफ्ट व्हेन शिप गोइंग फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर, और डिक्रीज इन ड्राफ्ट व्हेन शिप गोइंग फ्रॉम फ्रेश वाटर टू साल्ट वाटर इज नोन एज फ्रेश वाटर अलाउंस। अब फ्रेश वाटर अलाउंस समझ गए होंगे, ये क्या है? ये है चेंज इन ड्राफ्ट व्हेन शिप गोइंग फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर टू साल्ट वाटर। अब किताब में इसी को कुछ दूसरे भाषा में लिख रखता है, जैसे बुक में लिख रखता है फ्रेश वाटर अलाउंस इज द इंक्रीज इन ड्राफ्ट व्हेन शिप गोइंग फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा। आप जैसे हम डेफिनेशन बताएं वो बताइए, चाहे जो बुक में लिख रखा है वो बताइए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। डिफरेंट बुक अपना डिफरेंट स्टेटमेंट यूज करता है, दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है। अब जैसे कोई राइटर हुए वो कोई और स्टेटमेंट यूज कर दिया, मान ले बाय द वे हम कभी बुक लिख दिया, मैंने कोई और स्टेटमेंट यूज कर दिया, तो ये नहीं है कि जो किताब में जैसे स्टेटमेंट लिख रखा है आपको वही बोलना है, जो आप समझ गए मीनिंग आप सेम होना चाहिए। अब आइए फ्रेश वाटर अलाउंस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है? ये फार्मूला बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा, किताब में भी इतना डिटेल में समझा नहीं रखा है, मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छा से समझा दे रहा हूँ, और इसको ध्यान में रखिएगा। किताब में क्या लिखा है उसको एकदम मत ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी समझा रहा हूँ वही ध्यान दीजिएगा। फ्रेश वाटर अलाउंस बराबर होता है W/TPC × 40। अब ये फार्मूला कैसे आता है इसका डेरिवेशन भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनको अच्छा लगेगा, लेकिन वो दूसरे लोगों को हार्ड भी पड़ सकता है। यदि किसी को चाहिए वो तो कमेंट में करेंगे तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रटे रहिए फ्रेश वाटर अलाउंस बराबर W/TPC × 40। अब ये फार्मूला को समझना क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया फ्रेश वाटर अलाउंस बराबर W/TPC × 40। अब इस फार्मूला में समझना ये है, ये जो W जो है ये है शिप का डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेट, शिप का डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट किसमें होना चाहिए? इन टर्म्स। इन टर्म्स हम यहां पर लिख दे रहे हैं नॉट इन केजी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में केजी में दे देता है 500 केजी 800 केजी, और वो रख देते हैं 800 केजी फ्रेश वाटर अलाउंस निकालने के लिए, और आंसर मैच नहीं करता है, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण जो है बहुत हैवी मार्क्स लॉस होता है। ये ध्यान रखिएगा, वेट इन टर्म्स है, नॉट इन केजी, हम इसीलिए लिख रहे हैं। अब दूसरा क्या कंडीशन है? ये जो वेट होना चाहिए ये साल्ट वाटर में होना चाहिए, कोई दूसरे वाटर में नहीं। और तीसरा कंडीशन इसका ये है एट सेम ड्राफ्ट। अब सेम ड्राफ्ट क्या है मैं अभी समझाता हूं। जैसे फ्रेश वाटर अलाउंस जो है डिफरेंट ड्राफ्ट पर डिफरेंट होता है। फ्रेश वाटर अलाउंस किसी शिप का फिक्स नहीं है। फ्रेश वाटर अलाउंस जहाज का जैसे जैसे ड्राफ्ट चेंज होगा उसी के हिसाब से फ्रेश वाटर अलाउंस भी चेंज होगा। जैसे 7 मीटर पर फ्रेश वाटर अलाउंस मान लीजिए 0.5 मीटर है,
तो ये नहीं गारंटी नहीं है कि 9 मीटर पर भी 0.5 मीटर होगा, हो सके वहां पर 0.6 मीटर हो या 0.3 मीटर हो। ये डिपेंड ऑन शिप कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्शन, जहाज का कैसा कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा चेंज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये जो टीपीसी है ये भी फिक्स नहीं होता है। मैंने पहले के चैप्टर में आपको समझा रखा हूं, जिनको नहीं समझ में है वो पिछला वीडियो जाकर देखें, पिछला चैप्टर का लेक्चर। टीपीसी जो है ये चेंज होता है एज ड्राफ्ट चेंज, जैसे जैसे ड्राफ्ट चेंज होगा तो टीपीसी चेंज होगा, तो टीपीसी चेंज होगा ड्राफ्ट के हिसाब से, तो फ्रेश वाटर अलाउंस भी चेंज हो जाएगा। टीपीसी क्या होता है आप सबको मालूम है, टन्स पर सेंटीमीटर। वेट आपको बता दिए, डिस्प्लेसमेंट इन टन्स नॉट इन केजी इन साल्ट वाटर एट सेम ड्राफ्ट। अब इस सेम ड्राफ्ट का मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए फ्रेश वाटर अलाउंस ऑफ शिप निकाल रहे हैं 8 मीटर पर, 8 मीटर पर आपको फ्रेश वाटर अलाउंस शिप का चाहिए, तो हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए जहाज का 8 मीटर पर साल्ट वाटर में। उस जहाज को यदि 8 मीटर पर साल्ट वाटर में फ्लोट कराएं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना टन होगा उतना ही यहाँ यूज करना है। ये नहीं कि 8 मीटर पर फ्रेश वाटर में फ्लोट करा दीजिए, कहिए कि इतना टन डिस्प्लेसमेंट है, वैल्यू इस फॉर्मूला में रख दीजिएगा, तो पूरा का पूरा गलत हो गया। ये भी नहीं कि आपको 7.9 मीटर पर ले लिया। जब फ्रेश वाटर अलाउंस 8 मीटर पर निकाल रहे हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट इन साल्ट वाटर 8 मीटर ड्राफ्ट पर ही चाहिए। ये बुक में नहीं लिख रखा है एट सेम ड्राफ्ट, यह ध्यान रखिएगा, दे रखा होगा डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स इन साल्ट वाटर। जो ड्राफ्ट पर आप फ्रेश वाटर अलाउंस निकाल रहे हैं उसी ड्राफ्ट पर डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, और जिस ड्राफ्ट पर आपको फ्रेश वाटर निकाल रहे हैं उसी ड्राफ्ट पर टीपीसी भी चाहिए। और ये टीपीसी सेम ड्राफ्ट, मतलब जिस ड्राफ्ट पर फ्रेश वाटर अलाउंस निकाल रहे हैं उस पर चाहिए। दूसरा कंडीशन है साल्ट वाटर में चाहिए। ये टीपीसी भी हमको साल्ट वाटर में चाहिए और ये टीपीसी भी सेम ड्राफ्ट पर चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इसका भी 2 कंडीशन है। ये सारे कंडीशन के तहत सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तभी आपको फ्रेश वाटर अलाउंस मिलेगा। अब यहां पर बात आती है यूनिट की, फ्रेश वाटर अलाउंस का यूनिट क्या होगा। अब हम जानते हैं टीपीसी क्या होता है, टन्स पर सेंटीमीटर। टीपीसी सेंटीमीटर में होता है तो फ्रेश वाटर अलाउंस का यूनिट भी होगा सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब है इस फार्मूला में जो सारा वैल्यू पुट करने के बाद जो फ्रेश वाटर अलाउंस होगा वो फ्रेश वाटर अलाउंस जो है सेंटीमीटर में होगा। अब यहां से पर मान लीजिए सारे चीज पुट कर दिए, आ गया आपका 70, मतलब फ्रेश वाटर अलाउंस जो है 70 सेंटीमीटर है। यदि सिर्फ साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाएगा तो 70 सेंटीमीटर उसका ड्राफ्ट इंक्रीज होगा, और यदि सिर्फ फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर की ओर जाएगा तो 70 सेंटीमीटर जो है उसका ड्राफ्ट डिक्रीज करेगा, मतलब जहाज 70 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा, उठ जाएगा। अब आप फ्रेश वाटर अलाउंस अच्छा से समझ गए होंगे। यदि इस पर कोई क्वेश्चन पूछ दे, यदि अभी शिप 8 मीटर पर फ्लोट कर रहा है, उसका फ्रेश वाटर अलाउंस 70 सेंटीमीटर है, तो यदि शिप साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जब फ्लोट कर रहा है वो साल्ट वाटर में है, जब शिप साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाएगा तो शिप का ड्राफ्ट कितना होगा, तो अभी हम बताएं उसका ड्राफ्ट इंक्रीज होगा साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में। कितना इंक्रीज होगा, फ्रेश वाटर अलाउंस के बराबर इंक्रीज होगा। अब फ्रेश वाटर अलाउंस कितना है 70 सेंटीमीटर, तो फ्रेश वाटर में जाएगा तो उसका ड्राफ्ट कितना हो जाएगा 8 मीटर प्लस 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 8.7 मीटर। सिमिलरली यदि कह दे कि अभी शिप जो है फ्रेश वाटर में 8 मीटर पर फ्लोट कर रहा है, उसका फ्रेश वाटर अलाउंस 70 सेंटीमीटर था, तो अब बताइए फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में जाएगा तो उसका ड्राफ्ट कितना होगा। अब हम जानते हैं फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में जाएंगे तो ड्राफ्ट घटता है, दैट मींस जहाज ऊपर उठ जाता है, तो उसका ड्राफ्ट कितना होगा 8 मीटर। कितना ऊपर उठेगा 0.7 मीटर, 70 सेंटीमीटर मतलब 0.7 मीटर इक्वल टू 7.3 मीटर। अब थ्योरी पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।